प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जी जोशी की एक लोकप्रिय कहानी, एक पल आस्था का। घंटी का बटन दबाते हुए दृष्टि अक्सर ही नेम प्लेट पर टंग जाती है। प्लेट पर जमी धूल के बावजूद अजय का नाम वहाँ दमकता रहता है। इस घर ने अजय की सारी स्मृतियों के साथ नाम को भी ज्यों का त्यों सहेज कर रखा है। उसे भी वह खारिज नहीं कर सके हैं। केवल क्षमा ही इस संसार से खारिज हो गई है, या कि कर दी गई है, पर इसे ठीक ठीक निष्कासन भी तो नहीं कहा जा सकता। निष्कासित होती तो क्या इस तरह बार बार लौटकर इस दरवाजे पर दस्तक दे सकती थी? ये दादी क्या कर रही है? दरवाजा क्यों नहीं खोलती? सोनू अधीर हो उठा था। क्षमा ने उसका हाथ न पकड़ा होता तो वह शायद दरवाजा ही पीट डालता। आ रही होंगी बेटे, दादी तुम्हारी तरह दौड़ थोड़ी ही लगा सकती है। रसोई से यहाँ तक आने में समय लगता ही है ना। उसकी बात पूरी भी न हो पाई थी कि दरवाज़ा खुल गया। दूसरे ही क्षण सोनू दादी के गले में झूल रहा था। आटा सने हाथों से ही वह उसे दुला रही थी, चूम रही थी। क्षमा मुग्ध होकर वह दृश्य देखती रही। उसके अंदर में एक टीस सी उठी और आंखें छलछला आई। कौन आया है? भीतर से बाबूजी की खरखराती आवाज़ आई। तब जाकर अम्मा जी को होश आया कि क्षमा अब तक बाहर ही खड़ी है। अरे, बाहर क्यों खड़ी हो? भीतर आओ ना, उन्होंने दरवाज़ा छोड़ते हुए कहा। शायद उन्होंने इतनी देर बाद महसूस किया हो कि दरवाज़ा तो वे घेर कर खड़ी हैं, कोई भीतर आए भी तो कैसे। उतनी देर में बाबूजी फिर एक बार पुकार चुके थे। सोनू को लेकर अम्मा जी उनके कमरे में गई। देखो तो कौन आया है। अरे वाह, हमारे छोटे साहब आए हैं, बाबूजी ने गदगद स्वर में कहा। अजय की मृत्यु के बाद से वह सोनू को छोटे साहब ही कहने लगे हैं। शायद उस शून्य को इस संबोधन से भरना चाहते हों। सोनू दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गया था। उसे चूमते हुए उन्होंने पूछा, अकेले आया है? अकेला कैसे आएगा, बहू भी आई है ना। नाटक में अपनी एंट्री का इंतजार करते पात्र की तरह क्षमा एक ओर खड़ी थी। अम्मा जी की बात से जैसे उसे क्लू मिल गया। उसने आगे बढ़कर पहले अम्मा जी के फिर बाबूजी के पांव छुए। जीती रहो बेटी, सदा सुहागन रहो। क्षमा को लगा कि सदा सुहागन कहते हुए बाबूजी की आवाज़ कांप गई थी। उसने आंखें उठाकर उनकी ओर देखा। हर बार की तरह आज भी लगा कि वे मृत्यु के एक कदम और पास पहुंच गए हैं। आप कैसे हैं बाबूजी? कुछ पूछने की खातिर ही उसने पूछ लिया। देख तो रही हो बिटिया, उन्होंने भी बस एक नामालूम सा जवाब दे दिया। इस विषय पर कहने सुनने के लिए अब कुछ नया था ही नहीं। सोनू की धींगामुष्टि शुरू हो गई थी। शमा ने जरा कड़े स्वर में उसे डपटना चाहा। सोनू, नीचे उतरो, बाबूजी को तंग नहीं करते। तो बाबूजी ने उसे रोक लिया। करने दो बहू, वो कौन सा रोज रोज तंग करता है। रोज तो यूं ही पड़े पड़े खटिया तोड़ा करता हूँ, एक दिन थोड़ी वर्जिश ही सही। बाबूजी का वह भीगा स्वर उसे भीतर तक मत गया। अपने आंसू छिपाते हुए वह किचन में चली गई। अम्मा जी कनस्तर में से आटा निकाल रही थी। कुल जमा दो प्राणियों की तो गृहस्थी है, गिनती की रोटियां बनती है। एक व्यक्ति भी बढ़ जाए तो हिसाब गड़बड़ा जाता है। अम्मा जी, आप रहने दीजिए, मैं बना लूंगी, उसने सिंक में हाथ धोते हुए कहा। अरे, अभी 5 मिनट में बन जाती है, तो आई है तो 2 घड़ी आराम कर। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप आटा सान कर रख दीजिए, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। आप लेंगी? हाँ, 2 घूंट ले लूँगी। अपने बाबूजी से मत पूछना, वो मना नहीं करेंगे, पर नुकसान करती है उन्हें। वो चाय बना रही थी तब तक पूरा घर गाड़ियों के शोर से भर गया। बाबूजी ने शायद सोनू के खिलौनों की पेटी खोल दी थी। बेटे की यादों की तरह उन्होंने पोतों के खिलौने भी सहेज कर रखे हुए थे। ओफो, अम्मा जी देखिए तो, बाबूजी भी कमाल करते हैं, सारे के सारे खिलौने निकल कर दे दिए।
अब पूरे घर में पसारा हो जाएगा। हो जाने दो, भागवानों के घर में ही पसारा होता है। साफ सुथरे घर का कोई क्या करे। रौनक तो तब होती है जब पूरा घर इस तरह बिखरा होता है। तू उसकी चिंता मत कर, मैं सब समेट लूंगी। मुझे और काम भी क्या है। क्षमा फिर कुछ नहीं बोली। उसे मालूम है इस घर में सोनू के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुना जाएगा। कई बार उसे लगता है कि अच्छा हुआ जो वो सोनू को अपने साथ ले गई। यहाँ तो ये लोग उसे चौपट कर देते। उसे साथ क्यों नहीं लाई? चाय पीते हुए अम्मा जी ने पूछा। किसे? क्या नाम है उसका? जितेंद्र। सत्यजीत नाम है, जीतू बुलाते हैं। हाँ, उसे भी ले आती ना, हमें अच्छा लगता। नहीं अम्मा जी, दोनों मिल जाते हैं तो बहुत तंग करते हैं। 5 मिनट चैन से नहीं बैठने देते। वैसे भी वो अपनी दादी के बगैर रहता नहीं है। ठीक तो है, बेचारों ने माँ की तरह पाला है। कहते हैं 20 दिन का था जब उसकी माँ मरी थी। अब वो अम्मा जी को कैसे बताती कि वह जीतू को जानबूझकर साथ नहीं लाई। उसकी दादागिरी से निजात पाने के लिए तो वह सोनू को यहाँ लाती है। 1 साल छोटा है सोनू से, पर हर वक्त उस पर हावी रहता है। इतनी सी उम्र में भी उसे एहसास है कि यह घर उसका है। इस घर की चीज़ पापा और दादी भी उसके हैं, और वो हर वक्त उन पर अपना हक जताता रहता है। सोनू की तो वहाँ ले देकर एक मम्मी है, वो भी दबी दबी से रहती है। इसलिए सोनू भी बेचारा बुझा बुझा सा रहता है। यहाँ आकर देखे कोई कैसी धमाचौकड़ी चल रही है। तब तक अम्मा जी ने एक सब्जी का ठेला रोक लिया था। गोभी, मटर, आलू, टमाटर उसके सामने रखते हुए बोली, फटाफट एक सब्जी बना लो बिटिया, घर में सिर्फ लौकी बनी है, वो भी बिल्कुल फीकी। अब दो दो सब्जियां नहीं बनती मेरे से। जो उनके लिए बनाती हूँ वही खा लेती हूँ। सब्जी छोंकते हुए उसने कहा, अम्मा जी मैं गरम फुल्की उतार देती हूँ, आप बाबूजी को आवाज़ दे दीजिए। तेरे बाबूजी घर में है कहाँ? वे तो अपने राजकुमार के साथ बाजार गए हैं, तभी ना घर में इतना सन्नाटा है। आप भी कमाल करती हैं अम्मा जी, एन खाने के वक्त उन्हें कहाँ भेज दिया? अरे, मैं कौन होती हूँ भेजने वाली? और मेरे कहने से क्या वे जाते हैं? मुझे तो आज तक एक धनिया पत्ती भी लाकर नहीं दी, पर सोनू के आते ही जैसे उनके पाँव में पंख लग जाते हैं। करने को तो अम्मा जी शिकायत कर रही थी, पर उनके लहजे में जरा भी रोष या आक्रोश नहीं था। उन्हें तो जैसे ये सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे पता होता तो कम से कम मैं सोनू को तो रोक लेती। बाजार में ऐसा बवाल मचाता है कि बस। उसकी फरमाइशें खत्म ही नहीं होती, बहुत तंग करता है। कर लेने दे, इसी बहाने कंजूस दादाजी के 4 पैसे तो खर्च होंगे, अम्मा जी ने मुस्कुराकर कहा। बाबूजी बाजार से लौटे तो हाँफ रहे थे। सांस धौंकने की तरह चल रही थी। बाबूजी को इस तरह हाँफते देखती है तो श्रमा को हमेशा डर लगता है, कहीं ये उनकी आखिरी सांस ना हो। सोनू लेकिन खुशी से उछल रहा था। मम्मी देखो, दादी देखो, कह कहकर अपनी सारी खरीदारी दिखा रहा था। श्रमा समझ गई कि उतनी सी देर में बाबूजी की जेब काफ़ी हल्की हो गई होगी। ऐसी भरी दोपहर में आने जाने की क्या ज़रूरत थी बाबूजी? ये चीज़ें तो शाम शाम को भी दिलाई जा सकती थी। अरे ये सामान तो ऐसे ही खरीद लिया, मैं तो खास इसके लिए गया था। उन्होंने रसगुल्ले का टिन पकड़ाते हुए कहा, हमारे छोटे साहब की खास पसंद। खाना खा लो, बहू आटा लगाकर बैठी है। आता हूँ भाई, ज़रा सांस तो सम पर आने दो। ज़रा इत्मीनान से बैठकर खाना खाऊंगा। गरम फुलके रोज़ थोड़े ही नसीब होते हैं। हाँ हाँ, रोज़ तो मैं जैसे बासी खाना खिलाती हूँ। एक और खड़ी शमा उस नोक झोंक का आनंद ले रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और करुणा भी, क्योंकि वो जानती थी कि ये लड़ाई नहीं है, मन में उमगती खुशी को बाहर निकालने का एक बचकाना तरीका भर है। सोनू और बाबूजी को खाना खिलाने के बाद उन दोनों ने भोजन किया। शमा जब रसोई समेट रही थी, अम्मा जी बर्तन लेकर बैठ गई। आजकल मेहरी नहीं आती क्या?
अरे बहुत परेशान करती थी। कोई टाइम टेबल ही नहीं था। 2-2 दिन तक कॉल कर जाती थी। फिर मैंने ही मना कर दिया। 2 आदमियों की रसोई में बर्तन ही क्या निकलते हैं, हाथों हाथ हो जाते हैं। तो आप उठिए, मैं करती हूँ, शमा ने कमर में पल्लू खोंसते हुए कहा। अरे रहने दो, वो बोली, पर शमा के एक बार और इसरार करते ही उठ गई। शमा जानती है, हाथ बटाना चाहो तो वे मना नहीं करती, तुरंत मान जाती है। बेचारी थक जाती होंगी। ये भी कोई उम्र है खटने की। इस उम्र में तो औरतें सपने देखती है सेवा करवाने के, पर भाग्य में हो तब ना। पिछले 2-3 बार से देख रही है कि बर्तन वे खुद कर रही हैं। कभी मेहरी की बीमारी का बहाना बना देती है, कभी कहती है शादी में गई है। पर सच आज सामने आ ही गया। पर उससे भी बड़ा सच ये है कि मेहरी की पगार अखर रही होगी। इन लोगों का कोरी पगार से कभी मन भरता है? ऊपर से और भी बहुत कुछ देना पड़ता है। उतनी सी पेंशन में यह सब कैसे संभव है? ये तो अच्छा हुआ कि बेटे के राज में छोटा सा ही सही अपना एक घर हो गया। घर में फ्रीज, कूलर, मिक्सर, टीवी सब आ गया। पर गुजारा तो पेंशन पर ही करना पड़ता है। नौकर रखने लायक शाह खर्च तो वह हो नहीं सकते। रसोई समेटने के बाद उसने कहा, अम्मा जी, कुछ बिनने चुनने का हो तो निकाल दीजिए, कुछ सिलाई का काम हो तो भी बता दीजिए। सोओगी नहीं? नहीं, आप लेटिए, उसने अम्मा जी के लिए चटाई बिछाते हुए कहा। मुझे दिन में नींद नहीं आती, आप जानती तो हैं। अम्मा जी ने दाल चावल के डिब्बे और राई जीरा वगैरह की पुड़िया उसके सामने लाकर रख दी। बटन टाँकने के लिए 2 कुर्ते भी निकाल कर दे दिए। चुटकी भर सुपारी मुंह में डालकर वह लेटी ही थी कि सोनू ठुनकता हुआ आया। दादी, हम शरबत पियेंगे। अभी नहीं बेटे, अपन 4 बजे बनाएंगे। नहीं, हमें अभी बना कर दो। सोनू, शमा ने डपटा। ये क्या हो रहा है? क्यों दादी को तंग कर रहे हो? करूँगा, वो मेरी दादी है। तुम्हारी दादी है तो क्या 2 घड़ी आराम भी नहीं करने दोगे? रहने दे बहू, वो कौन सा रोज मुझे तंग करने आता है। सुबह से शाम तक पसरी ही रहती हूँ। चल बेटे, अपन शरबत पियेंगे। घुटनों पर हाथ देते हुए वो उठी। अनजाने ही उनके मुंह से एक कराह सी निकली। थकान और पीड़ा के चिन्ह चेहरे पर साफ झलक रहे थे, पर वो बड़े मनोयोग से अपने नन्हे राजकुमार के लिए शरबत का सरंजाम करती रही और श्रमा असहाय सी सब देखती रही। आजकल सोनू ने ये नया तमाशा शुरू किया है। यहाँ आकर वो इसी तरह बात बात पर ठुनकने लगता है। जानता है कि यहाँ उसकी हर फरमाइश पूरी होगी और मम्मी डांट भी नहीं पाएंगी। दरअसल वो जाने अनजाने जीतू की नकल करने लगा है। वह भी इसी तरह अपनी दादी को परेशान करता है। वो भी 12 साल की बच्ची की तरह उसके आगे पीछे डोलती रहती है। कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि। शरबत पीने के बाद सोनू दादी के बगल में आकर लेट गया। दादी, कहानी सुनाओ ना। बेटे, दिन में कहानी नहीं सुनाते, मामा रास्ता भूल जाता है। जीतू का मामा तो रास्ता नहीं भूलता, उसकी दादी तो रोज उसे कहानी सुनाती है। वो तेरी भी दादी है बेटे? नहीं, मुझे वैसी वाली दादी अच्छी नहीं लगती। क्यों रे? वो तो खूब सुंदर है, एकदम गोरी चिट्ठी। एक बार बोल दिया ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। सोनू, ये क्या बदतमीजी है, आवाज़ नीची करो। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी दादी से बोल रहे हैं। उसने तड़ से एक जड़ देने की इच्छा हुई, पर उठा हुआ हाथ बीच में रुक गया। पता नहीं अम्मा जी क्या सोचेंगी। उन्हें लगेगा कि वहाँ वहाँ भी इसी तरह मारती धमकाती रहती होगी। तभी तो बच्चा ऐसा कुम्हलाया सा रहता है। कभी कभी लगता है जैसे सोनू उसका बेटा नहीं, किसी की अमानत है। उसका काम सिर्फ उसकी परवरिश करना है। अपने को थोड़ा संयत करके उसने सोनू से कहा, तुमने शरबत पी लिया ना? अब जाओ, दादाजी के पास जाकर चुपचाप से सो जाओ। 4 बजे तक कोई आवाज़ नहीं होगी, समझे? सोनू समझ गया कि मम्मी के आदेश पर कोई अपील नहीं हो सकती। चुपचाप दादाजी के बगल में जाकर लेट गया।
जीतू की देखा देखी बहुत जिद्दी होता जा रहा है। क्या वो बहुत जिद्दी है? और क्या, दादी उसे पान फूल की तरह सहेजती जो है। कहती है मैं इसकी दादी नहीं माँ हूँ। 20 दिन का था जब से पाल रही हूँ। इसके आंसू मैं देख नहीं सकती। तुम कुछ कहती नहीं? क्यों कहूँ? सौतेली माँ तो वैसे ही बदनाम होती है। साफ दिख रहा है कि बच्चा बर्बाद हो रहा है, पर चुपचाप देखती रहती हूँ। उसकी देखा देखी यह भी बिगड़ रहा है, पर बार बार अपने बच्चों को डांटना अच्छा भी नहीं लगता। कहते कहते ही उसके मन में सोनू के लिए ममता उमड़ आई। नाहक बेचारे को झिड़क दिया। यहीं आकर तो थोड़ी मन की कर पाता है। वो चुपचाप उठी और बाबूजी के कमरे में झांक आई। सोनू सो गया था। दोनों टांगें बाबूजी के ऊपर थी। ये भी एक तरह से जीतू की नकल ही थी। उसे ठीक से सुलाने का ख्याल भी आया, पर बाबूजी की नींद टूट जाने के डर से चुपचाप अपनी जगह आकर बैठ गई। वे उसे प्यार तो करती है ना? अम्मा जी ने बातों का सिलसिला पुनः प्रारंभ किया। कौन? मम्मी जी? क्या पता, करती भी होगी। कम से कम दुत्कारती तो नहीं है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। वो दुष्ट है ना, वो तो सोनू को दादी के पास फटकने भी नहीं देता, जैसे वो उसकी अकेले की प्रॉपर्टी है। श्री राम! अम्मा जी ने एक उस्सास भरी और करवट बदलकर लेट गई। पर श्रमा बिना देखे ही जान गई थी कि इस समय उनकी आंखें गीली हो रही थी। कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। श्रमा वहीं नंगे फर्श पर हाथ का तकिया बनाकर लेट गई थी। अम्मा जी ने चाय के लिए जगाया तब 5 बज रहे थे। कुछ बिछाकर तो सोती बिटिया, शरीर अकड़ जाएगा ना। कप हाथ में लेते हुए उसने देखा कि अम्मा बाबूजी कहीं जाने के लिए तैयार खड़े हैं। सोनू जी भी बैग में कपड़े निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कहीं जा रहे हैं? उसने सोनू को कपड़े पहनाते हुए पूछा। हाँ, थोड़ा बाजार हो आते हैं। अभी सुबह तो इतनी सारी चीज़ें लाए हैं। वो तो फालतू सी चीज़ें थी। इसका जन्मदिन आ रहा है ना, एक ड्रेस ले आते हैं। उसमें तो अभी 1.5 महीना बाकी है बाबूजी, तब तक तो उन कपड़ों की गत हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटे, हमारी तरफ से एडवांस गिफ्ट ही सही। बेटे, तुम 1.5 महीने की बात करती हो, मुझे तो अपने कल पर भी भरोसा नहीं रहा। इसलिए तो जो बात मन में उठती है कर डालता हूँ, उसे अगली घड़ी पर नहीं छोड़ता। वो चुप हो गई। बाबूजी आजकल बात बात पर मृत्यु का हवाला देने लगे हैं। जवान बेटे की मृत्यु ने उन्हें जीवन की क्षण भंगुरता का निकट से परिचय करवा दिया है। जाने के लिए दोनों मानसिक रूप से तैयार बैठे हैं। पता नहीं कौन पहले जाएगा, पर पीछे जो भी रहेगा वो बहुत दुखी होगा। उन लोगों के चले जाने के बाद शमा को एहसास हुआ कि उससे एक बार भी चलने को नहीं कहा गया। शायद वे सोनू के सानिध्य में किसी से हिस्सा बांट करना नहीं चाहते थे, या शायद सोनू ने ही मना कर दिया हो। उसे आजकल मम्मी की टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। अब इस खाली समय का वो क्या करे? शाम के खाने का भी कोई झंझट नहीं है। बाबूजी तो रात को खिचड़ी ही खाते हैं। सुबह की सब्जी और 2-4 रोटियां पड़ी है, सास बहू आराम से खा लेगी। न हुआ तो सोनू के लिए 2 पराठे सेक देगी। उसने रसोई पर सरसरी नज़र डाली। वहाँ काफ़ी कुछ करने की गुंजाइश थी। अम्मा जी से तो आजकल कुछ होता ही नहीं है। सारा उत्साह ही जैसे निचुड़ गया है। स्टूल पर चढ़कर उसने शेल्फ के सारे डिब्बे उतार लिए। आधे से ज़्यादा तो खाली ही थे। उन्हें अलग करके शेष डिब्बों को उसने धो पोंछ कर चमकाया और तरतीब से जमा किया। किचन टेबल पर लगी कालोंच चाकू से रगड़कर साफ कर दी। सिंक में ब्रश फेरा। पानी भरने के बर्तनों को मांज कर रख दिया। रसोई के बाद उसने बाबूजी के कमरे की ओर रुख किया। उनके पलंग की चादर बदली, किताबों की अलमारी ठीक से जमाई, इधर उधर पड़े हुए अखबारों को तहा कर रखा, दवाइयों की अलमारियों का कागज़ बदला, खाली शीशियों और दवाइयों की पन्नियाँ डस्टबिन में फेंक दी। फ्रीज़र खोलकर देखा, डिफ्रास्ट करना ज़रूरी था। उसे रात के लिए मुलतवी करके उसने सोफ़ा कवर बदले,
कारपेट झटकारा, जूतों की अलमारी ठीक की। टीवी का स्क्रीन पहुंचते हुए अनायास उसकी नज़र अजय के फोटो से टकराई और उसके हाथ वहीं रुक गए। इतने मनोयोग से वो काम किए जा रही थी कि अनायास एक धक्का सा लगा। वो यहाँ क्या कर रही है? क्यों कर रही है? इस घर में उसकी दखलंदाजी कहीं अनाधिकार चेष्टा तो नहीं? इस ललक से उसने अपने नए घर में तो कभी काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह घर मम्मी जी का था। वह गृहस्थी मम्मी जी की थी। उस घर की हर वस्तु पर उनकी छाप थी। छोटे बड़े हर निर्णय पर उनकी मोहर थी। नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में सब्जी कौन सी पकेगी, दाल कौन सी चढ़ेगी, सब वही तय करती थी। धोबी की डायरी, दूध के कूपन, बनिए की कॉपी, गैस की पासबुक, सब कुछ उनके पास था। बेचारी अम्मा जी निवृत्त होने के बाद दोबारा जबरदस्ती गृहस्थी में झोंक दी गई हैं। अब वे बेमन से बेगार हो रही थी। पर मम्मी जी तो शायद कभी निवृत्त हुई ही नहीं, न मन से न शरीर से। बहू के आने के बाद शायद स्थितियां कुछ बदली होगी, पर उसके लिए भी समय कहाँ मिला। साल भर तो तीज त्योहार और सैर सपाटे में ही निकल गया होगा। उस दौरान जीतू ने भी अपने अस्तित्व की सूचना दे दी थी। जीतू के जन्म के बाद तो 20वें दिन ही बेचारी चल बसी। कुल 15 महीनों में सारा नाटक समाप्त हो गया। घर की जिम्मेदारियों के साथ मम्मी जी पर एक बच्चे का बोझ भी आ पड़ा, पर वे उसे खूब मुस्तैदी से निभा रही है। बेटे की गृहस्थी में वे इतनी रच बस गई है कि कभी लगता ही नहीं कि वह मजबूरी में यह सब कर रही है। क्षमा ने सोचा था उसके जाते ही वो कहेगी, लो भाई अब अपना कारोबार संभालो और मुझे छुट्टी दो, पर उन्होंने कभी कहा ही नहीं। शादी को 13 महीने हो चले हैं, पर श्रमा की हैसियत अब भी वहाँ मेहमानों की तरह है। कभी कभी उसे लगता है कि कहीं वह अनचाही मेहमान तो नहीं है। अपने सुदर्शन पुत्र के लिए मम्मी जी ने जरूर किसी कुंवारी कन्या की कामना की होगी। बेटा अगर जिद पर न अड़ गया होता तो वो अपनी कामना जरूर पूरी करती। तीनों बाजार से लौटे, तब दिया बत्ती हो चुकी थी। सोनू तो किलकारियां भरता हुआ लौटा था, पर वे दोनों बेहद थक गए थे। अम्मा जी ने आते ही क्लांत श्रांत स्वर में कहा, एक कप चाय बना दे बिटिया, अपने बाबूजी को भी देना, एकदम पस्त हो गए हैं। वो कहना चाहती थी कि ऑटो कर लिया होता, पर चुप रह गई। घर की चरमराती आर्थिक अवस्था वो देख रही थी। उस पर सोनू की मेहमान नवाजी का अतिरिक्त भार भी वो महसूस कर रही थी। चुपचाप चाय बनाने चली गई। चाय लेकर बाहर आई तो देखा सोनू तो कपड़े बदलकर टीवी के सामने डट गया है, पर दोनों प्राणी कमरे में हैं। अम्मा जी तो कोरी साड़ी पहनकर ही बिस्तर में पसर गई थी। बाबूजी आराम कुर्सी में लेटे हुए थे। घर को देखकर ही लगता है कि यहाँ लक्ष्मी का फेरा हुआ है, अम्मा जी ने कहा। और क्या, तुमने तो उसे भूतों का डेरा बना डाला था। अम्मा जी उखड़ गई। देखो, 2 वक्त पकाकर दे रही हूँ, इसे ही गनीमत समझो। इससे ज़्यादा मेरा बूता नहीं है। हाँ, जानता हूँ भगवान, सब समझता हूँ। मैं तो मजाक कर रहा था, पर तुम तो आजकल मजाक भी नहीं समझती, एकदम चढ़ बैठती हो। फिर बाबूजी शमा की ओर मुखातिब हुए। सच बिटिया, सिर्फ हम ही तुम्हारा इंतज़ार नहीं करते, ये घर भी तुम्हारी बाट जोता रहता है। बाबूजी का स्वर भीगा हुआ था। शमा का भी गला भर आया। बोली, बाबूजी, मैंने तो कभी इस घर से जाना नहीं चाहा था, आप ही ने। हाँ, मैंने ही ज़बरदस्ती तुम्हें भेज दिया, यही ना। ये काम मैंने बहुत खुशी से नहीं किया बिटिया, कलेजे पर इतना बड़ा पत्थर रखना पड़ा था। बहुत मजबूरी में मैंने ये कदम उठाया था, क्योंकि ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। एक अकेली औरत को लोग चैन से जीने नहीं देते। तुम्हारा कोई भाई होता या माँ ही जिंदा होती तो कोई चिंता की बात नहीं थी, पर केवल हमारे सहारे तुम इतना बड़ा जीवन कैसे काटती। उन दिनों तुम नौकरी पर भी जाती थी तो तुम्हारे लौटने तक हमारे प्राण अधर में लटके रहते थे। अब तुम अपने घर में सुरक्षित हो, हम लोग भी चैन की नींद सो लेते हैं।
कभी कभी लगता है बाबूजी कि सोनू के हक में ये अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो घर मिल गया, पर वो एक तरह से बेघर हो गया है, अपनी जड़ों से उखड़ गया है। काश वो यहीं रह पाता। अगर उसे रखने लायक होते तो क्या हम उसे यहाँ से जाने देते? नहीं बिटिया, हमारा अब कोई भरोसा नहीं है। पके फल हैं, किस दिन टपक जाएंगे कह नहीं सकते। फिर तो उसे तुम्हारे पास भेजना ही पड़ेगा। उतनी देर बाद क्या वह उस घर में एडजस्ट हो पाएगा? क्या वे लोग उसे सहज भाव से कर पाएंगे? और हम उसे रख भी ले तो बच्चे के मन में सदा के लिए गांठ पड़ जाएगी कि मम्मी अपने सुख के लिए मुझे छोड़कर चली गई। और सच बात तो ये है बेटा कि हम लोग उसे केवल प्यार दे सकते हैं, दुलार दे सकते हैं, पर बढ़ते हुए बच्चे के लिए रख रखाव भी ज़रूरी है, सार संभाल भी ज़रूरी है। ये काम दादा दादी के वश का नहीं है। इसके लिए माँ बाप दोनों का स्नेह चाहिए, अनुशासन चाहिए। तुम ये बात एकदम निकाल दो अपने मन से कि तुम सोनू के साथ कोई अन्याय कर रही हो। मैंने इस शादी में केवल तुम्हारा कल्याण नहीं देखा है, सोनू के उज्जवल और सुरक्षित भविष्य का भी सपना देखा है। बाबूजी उसे हमेशा इसी तरह आश्वस्त करते हैं, सांत्वना देते हैं। उतनी देर तक मन मान भी जाता है, पर वहाँ जाते ही सब उलट पुलट हो जाता है। वो घर अभी ठीक से उसका भी नहीं हो पाया है, सोनू का तो सवाल ही नहीं उठता। सुबह सुबह सोनू ने पेपर में जंगल बुक का विज्ञापन पढ़ लिया था। वो जिद पकड़ गया। शमा ने आसपास पता लगाया। एक आध हमउम्र तो मिल गया, पर कोई भी बड़ा बच्चा साथ जाने के लिए राजी नहीं हुआ। अकेले भेजने का तो प्रश्न ही नहीं था। बच्चे भी आजकल बच्चों वाली फिल्में कहाँ देखते हैं, उन्हें भी चटपटी मसालेदार फिल्में चाहिए। शमा भुनभुना रही थी। मैंने ढेर सारे कपड़े गला रखे हैं, फ्रिज भी डिफ्रास्ट हुआ पड़ा है, नहीं तो मैं चली जाती, पर 10 बजे तक तो ये सब समेटना मुश्किल है। तो हम चले जाते हैं, बाबूजी ने कहा। आप? क्यों? हम क्या इतने बूढ़े हो गए हैं कि पिक्चर भी नहीं जा सकते? क्यों भगवान? शमा ने तो सोचा था कि अम्मा जी साफ मना कर देंगी, पर वे तो एकदम तैयार हो गई। शमा समझ गई कि वह जैसे सोनू के साथ एक पल भी खोना नहीं चाहती। बाबूजी भी जैसे सोनू की हर इच्छा पूरी करने का संकल्प लिए हुए हैं। फिर उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया और सोनू को तैयार करने लगी। चलते समय सोनू का वाटर बैग, सैंडविच और रुमाल के साथ एक 50 का नोट भी अम्मा जी के हाथ में ठूंस दिया। बाबूजी से तो कहते संकोच होता है, पर आप लोग बस या टेम्पो के झंझट में मत पड़िएगा, दोनों वक्त ऑटो ही कीजिएगा। बाबूजी से कहते हुए सचमुच संकोच होता है। उनका आजकल एक ही तकिया कलाम है, हमने तुम्हारा कन्यादान किया है, अब तुमसे कुछ लेने का हमारा हक नहीं बनता। अब तो वो ये भी नहीं कह सकती कि मेरे पैसों पर न सही बेटे की पेंशन पर तो आपका हक है। बाबूजी जानते हैं कि इस शादी के साथ वो पेंशन भी बंद हो गई है। उन लोगों के जाने के बाद उसने सबसे पहले कपड़ों को निपटाया। जब भी यहाँ आती है, घर के पर्दे, चादरें और बाबूजी के बाहर आने जाने के कपड़े धोकर जाती है। अम्मा जी का काम उतना ही हल्का हो जाता है। कपड़ों के बाद उसने फ्रीज की ओर रुख किया। 12 घंटे बाद भी बर्फ पूरी तरह पिघली नहीं थी। इक्के दुक्के टुकड़े अभी भी यहाँ वहाँ फंसे हुए थे। उसने जतन से धो पोंछकर फ्रीज को चमकाया, फिर सारा सामान यथास्थान जमा दिया। सामान वैसे था ही क्या, हाँ 5-6 तरह की सब्जियां ज़रूर थी। वे शमा ने ही खरीदी थी। उन्हें बिन चुनकर प्लास्टिक की अलग अलग थैलियों में रखने के बाद उसने फ्रीज को बंद कर दिया। बटन चालू करके आसपास बिखरा पानी पहुंच रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा, श्याम सुंदर थे। पता नहीं क्यों इस घर में उन्हें देखकर वो असहज हो जाती है। अंदर आ सकता हूँ? ओह आइए ना, बैठिए, उसने कुर्सी की ओर संकेत करते हुए कहा और पानी लाने चली गई। अपनी शर्म और हड़बड़ाहट छिपाने का यही एक उपाय था। और लोग कहाँ हैं? पानी का गिलास लेते हुए श्याम सुंदर ने पूछा। पिक्चर गए हैं, सोनू बहुत जिद कर रहा था। अच्छा हुआ जो तुम नहीं गई,
नहीं तो मेरा चक्कर बेकार हो जाता। कोई खास काम था? हाँ, यहाँ आने के लिए कोई खास काम ही होना चाहिए। तुमसे मिलने भी तो आ सकता हूँ। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि उसने वाक्य पूरा करते नहीं बना, क्योंकि अभी अभी उसने लक्ष्य किया था कि वे दोनों अजनबियों की तरह आमने सामने बैठे हुए हैं। वो उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए हैं और नितांत औपचारिक ढंग से बातें कर रही है। तुम्हारा मतलब कुछ भी रहा हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं इससे भी कड़वी बातें सुनकर आ रहा हूँ। कहाँ से? साकेत से। हे भगवान, आप साकेत क्यों गए थे? मेरी किस्मत खराब थी और क्या। मम्मी ने बताया तुम घर गई हो, तो सीधे तुम्हारे पापा के यहाँ चला गया। यहाँ का ख्याल तो आया ही नहीं। अब क्षमा कैसे कह दे कि घर के नाम पर यही घर याद आता है, पीहर का तो ख्याल ही नहीं आता। दरअसल सोनू बहुत जिद कर रहा था। उसने कैसे स्वर में कहा था, ठीक तो है, ये लोग भी तो उसकी बाट जोहते रहते हैं। हाँ, सोनू के आने से उनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी रौनक हो जाती है। देखिए ना, कल से उसे लेकर घूम रहे हैं। पता नहीं कितना रुपया फूंक डाला होगा। मुझे तो कभी कभी इतना संकोच हो जाता है। कभी कभी साकेत भी हो आया करो, तुम्हारे पापा भी एकदम अकेले हैं। कुछ कह रहे थे? खूब सनक रहे थे। मैंने तुम्हारे बारे में पूछा तो वो बोले वो यहाँ क्यों आने लगी, उसके सगे तो वहाँ विष्णुपुरी में बसते हैं। उन लोगों ने शादी क्या करवा दी, वे उसके लिए सबसे बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हो गए। कल को जब बेटे को बेदखल कर देंगे तब इसे अकल आएगी। फंड पर तो हाथ साफ कर ही दिया, अब पेंशन भी डका रहे हैं। क्या बात करते हैं, आपने बताया नहीं कि? अरे भाई, सब बता दिया। पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि फंड फिक्स में डाल दिया है। पेंशन सोनू के नाम से जमा हो रही है। उसे शर्मा की मर्जी के बिना कोई छू भी नहीं सकता, पर उन्हें विश्वास ही नहीं होता। उन्हें तो ये डर है कि ये लोग सोनू को जायदाद से बेदखल कर देंगे। कौन सी जायदाद? यही छोटा सा घर ना। हाँ, पापा को डर है कि बाबूजी ये घर अपनी बेटी के नाम कर जाएंगे और सोनू टापता रह जाएगा। कह रहे थे कि मेरी बेवकूफ़ बेटी ने अपने लिए तो घर ढूंढ लिया, पर अपने बेटे को बेघर कर दिया। शर्म और संकोच से गड़ गई शर्मा। उसे पापा पर इतना गुस्सा आ रहा था। ये बात क्या उसके पति से कहनी चाहिए? पता नहीं क्यों वो शर्मा की इस दूसरी शादी से बौखलाए हुए हैं। शायद उन्हें बाबूजी की नीयत पर भरोसा नहीं है, या कि उन्हें उम्मीद थी कि पति की मृत्यु के बाद शर्मा उनके पास आ जाएगी और उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। पर यह शादी नहीं भी होती तो शर्मा अम्मा बाबूजी के पास ही रहती, पापा के पास कभी नहीं जाती। सोनू को लेकर तो कभी भी नहीं। अब भी अगर लौटना हुआ तो वो इसी घर में लौटेगी। शादी से पहले तो खैर मजबूरी थी, पर अब वो इस निरंकुश शासन को झेल नहीं पाएगी। सोनू जी बिगुल बजाते हुए ही घर में दाखिल हुए थे, पर अतिथि को देखकर एकदम चुप हो गए। हेलो सोनू जी, ये क्या ले आए आप? ज़रा हमें भी तो दिखाइए। सोनू चुपचाप उनके पास चला गया। उनकी गोद में बैठकर प्रश्नों के उत्तर देता रहा, पर उसके चेहरे से तनाव साफ झलक रहा था। दादा दादी कहाँ हैं? क्षमा ने पूछा। आ रहे हैं, उसने मरियल सी आवाज़ में जवाब दिया। क्षमा दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई, जैसे कि स्वागत करना बहुत ज़रूरी हो। वे लोग अपनी गति से सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कौन आया है? बाबूजी ने पूछा। जीतू के पापा, क्षमा ने कहा और खुद ही झेंप गई। पता नहीं क्यों श्याम सुंदर के लिए यही संबोधन याद आता है। क्या वे कभी सोनू के पापा भी हो सकेंगे? श्याम सुंदर ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छू लिए। गदगद होकर आशीर्वाद देते हुए अम्मा जी ने कहा, मुन्ने को भी ले आते ना बेटा। जी, वो मम्मी के बिना रहता कहाँ है। एक दिन बहन जी को भी लेकर आना बचवा। समझीन है हमारी, क्या ऐसे ही आ जाएंगी? आप भी कैसी बातें करते हैं। अगली बार ज़रूर लेकर आऊँगा, निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। शमा चाय बनाने के बहाने भीतर चली गई।
उसे अपने ऊपर बेहद गुस्सा आ रहा था। जो बात अम्मा बाबूजी इतनी सहजता से कह गए वो उसके मन में क्यों नहीं उठी। इतनी देर बैठी रही पर एक बार भी उसने जीतू के बारे में नहीं पूछा। खुद तो चाहती है कि सामने वाला उसके बच्चे को बाप का प्यार दे, पर वो खुद क्या कभी जीतू को माँ की नज़रों से देख पाई है। मम्मी जी के प्यार का मजबूत घेरा उसके चारों ओर है तो क्या हुआ, उसने भी तो कभी उस घेरे को तोड़ने की कोशिश नहीं की। श्याम सुंदर तो जब तब सोनू को दुलार भी लेते हैं, पर वो तो हमेशा निर्लिप्त सी बनी रहती है। वो चाय लेकर बाहर आई तो बाबूजी ने कहा, बेटे अपना सामान समेट लो, श्याम जी तुम्हें लेने आए हैं। उसने श्याम जी की ओर देखा। वे सोनू से बतियाने में व्यस्त थे। बहन जी आज सुबह बनारस गई हैं, उनके भाई बहुत बीमार है। और जीतू? वो घर पर अकेला है, इसलिए तो तुम्हें लेने आए हैं। वैसे बेटे उसे भी यहीं ले आते, सुबह सब लोग साथ निकल जाते। सुबह आने से नहीं चलता बाबूजी, सोनू का स्कूल तो 11 बजे से है, पर जीतू की बस तो सुबह 7:30 ही आ जाती है। अभी उसे कहाँ छोड़ आए हैं? शमा खुश थी कि कम से कम उसे यह पूछने का तो होश रहा। अभी तो पड़ोस में संध्या के पास छोड़ आया हूँ, सीधे यहाँ आता तो शायद ले भी आता। ठीक ही तो किया जो छोड़ आए, पापा के यहाँ उसे ले जाते तो पता नहीं और क्या क्या सुनना पड़ता। वो तैयार होने के लिए भीतर गई तो सोनू पीछे पीछे चला आया। उसका मुंह इतना सा निकल आया था। मम्मी क्या हम लोग वापस जा रहे हैं? हाँ बेटे। पर क्यों? आपने तो कहा था मंडे तक रहेंगे। कहा था पर वहाँ अपना जीतू अकेला है ना, इसलिए जा रहे हैं। क्यों? उसकी बड़ी मम्मी कहाँ गई? बेटे वह आपकी भी बड़ी मम्मी है। ठीक है पर वो कहाँ गई है? बनारस गई है बेटे, बड़े मामा जी बीमार है ना। अब जीतू घर पर एकदम अकेला है तो उसने पापा से कहा कि सोनू भैया को लेकर आइए, इसलिए पापा को आना पड़ा। सोनू बहुत खुश तो नहीं हुआ पर उसके चेहरे का तनाव ज़रूर कम हो गया। हमारी किसी की ज़रूरत हो यह बात बच्चों के अहम को भी तृप्त करती है। दादाजी मैं अपना नया वाला हेलीकॉप्टर ले जाऊं? बिल्कुल ले जाओ बेटे, तुम्हारे लिए ही तो लाए हैं। और पुरानी वाली ट्रेन? वो भी ले जाओ बेटे, नई वाली ड्रेस भी, जन्मदिन पर पहनना। सोनू के जन्मदिन पर आपको भी आना है बाबूजी, श्याम सुंदर ने कहा तो श्रमा को अच्छा लगा। सोनू का पिछला जन्मदिन तो शादी के तुरंत बाद ही पड़ा था। वो जानबूझकर चुप कर गई थी। सोनू को भी अपना जन्मदिन जीतू की बर्थडे पार्टी पर याद आया था। तब श्याम सुंदर ने श्रमा को बहुत डांटा था। इस बार तो सोनू का जन्मदिन भी उतनी ही धूमधाम से मनेगा, वो जानती है। नीचे उतरने तक उसने बड़ी मुश्किल से सब्र किया। सड़क पर आते ही बोली, चलने के लिए आप मुझसे भी तो कह सकते थे, बाबूजी से कहलवाने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल मैं थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना चाहता था, इससे बड़े लोग ज़रा खुश हो जाते हैं। अरे बहुत खुश हैं वो, दोनों ने आपको ए ग्रेड दे रखी है। वैसे उनसे थोड़ा सा झूठ बोला मैं, मामा जी कल रात को ही कूच कर गए हैं, पर बुज़ुर्गों को एकदम किसी की मौत की खबर नहीं सुनानी चाहिए, शौक लगता है। इसलिए तो मैंने जीतू को भी मम्मी के साथ नहीं भेजा, बच्चे भी उस माहौल में खौफ खा जाते हैं। पिछली बार नानी के समय गया था तो बहुत अपसेट हो गया था, हफ्तों गुमसुम बना रहा, उठपटांग सवाल पूछता रहा। मम्मी उसे छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी, पर मैं ही अड़ गया। मैंने कहा आपकी मर्जी है, जाना चाहो तो जाओ या न जाओ, पर मैं बच्चे को उस माहौल में नहीं भेजूंगा। जीतू के जाने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, पर आपको तो जाना चाहिए था, सुबह ही जाकर मुझे ले आते तो अच्छा होता। तुम्हें क्या लगता है मम्मी उसे तुम्हारे भरोसे छोड़कर चली जाती? वो तो फिर शायद अपना जाना ही मुलतवी कर देती। मेरे पास छोड़ गई है यही गनीमत समझो। श्याम सुंदर बोल तो गए, पर तुरंत ही उन्हें लगा कि बहुत गलत बात कह गए हैं। बात का रुख बदलकर बोले, मामा जी की मृत्यु का अफसोस तो है, पर जीतू के हक में एक बात अच्छी हुई,
मम्मी के मोह पाश से उसे थोड़ी मुक्ति तो मिली है। वो तो उसे बिल्कुल बच्चा बनाए हुए हैं। लगता है कभी बड़ा ही नहीं होने देंगी। कोई माँ नहीं चाहती कि उनका बच्चा बड़ा हो। क्यों? क्योंकि बड़े होकर बच्चे अपने नहीं रह जाते, पराये हो जाते हैं। वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सेल्फिश ऑल्सो। ये तो बहुत ही स्वार्थ भरा दृष्टिकोण है। सो तो है। अब थोड़ी बच्चों के स्वार्थ की भी बात हो जाए। घर घर पास आ गया है ना, 2 आइसक्रीम के कप खरीद लेते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि वह बड़े आवेग के साथ घर की सीढ़ियां चढ़ी। बड़ी आतुरता से उसने दरवाजे का ताला खोलते हुए कहा, सोनू, जाओ तो बेटे, संध्या दीदी के यहाँ से जीतू को ले आओ। कहना मम्मी तुम्हारे लिए एक चीज़ लाई है। सोनू दौड़ता हुआ पड़ोस में गया। उसके चेहरे का तनाव अब एकदम गायब था, पर जीतू को देखकर लगा वो तनाव अब उसके चेहरे पर छा गया है। बेचारा लड़का। अपनी माँ को तो उसने कभी देखा ही नहीं था, पर जिसने माँ की तरह पाला पोसा था, उसने पहली बार बिछुड़ने की पीड़ा उसके चेहरे पर साफ अंकित थी। देखो हमारी मम्मी तुम्हारे लिए क्या लाई है। सोनू ने आइसक्रीम का कप उसके सामने रखते हुए कहा। सोनू, शमा ने घुड़का, ये हमारी तुम्हारी क्या होता है? मम्मी दोनों की है, समझे? सोनू थोड़ा सहम गया, पर जीतू ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। पापा के बगल में खड़ा हुआ वो चुपचाप अपना कप खाली करता रहा। उसे थपथपाकर शमा ने कहा, अब दोनों बच्चे बड़ी मम्मी के कमरे में खेलेंगे, शोर नहीं करेंगे, लड़ेंगे भी नहीं। तब तक मम्मी खाना बनाती है। खाना खाकर थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को मम्मी पापा के साथ पार्क में घूमने जाएंगे, ठीक है? पार्क में फिर आइसक्रीम मिलेगी? सोनू ने पूछ ही लिया। बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले राजा बेटा बनना होगा। नाउ गेट सेट एंड गो। सोनू दौड़ता हुआ बड़ी मम्मी जी के कमरे में चला गया। जीतू भी पैर घसीटता हुआ उसके पीछे जाने लगा। आप ज़रा ध्यान रखिएगा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, एकदम हाथापाई पर उतर आते हैं। उसने श्याम सुंदर को हिदायत दी और किचन में वह पहली बार अपनी मर्जी से खाना बना रही थी। जिस तरह आज सोनू एकदम तनाव मुक्त हो गया था, वो भी बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसका तो गुनगुनाने का मन हो रहा था। पहली बार वो इस घर में खुलकर सांस ले रही थी। मम्मी जी का व्यक्तित्व उस पर किस कदर हावी था, इसका यह प्रमाण था। आधे घंटे में उसने सारा काम निपटा दिया। सबसे आखिर में चावल कुकर में चढ़ाकर बाहर आई तो घर में एकदम सन्नाटा था। केवल बीच बीच में सोनू के खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। सोनू, ये जीतू कहाँ चला गया? कमरे में होगा, क्यों? श्याम सुंदर ने पेपर से नज़र हटाए बिना जवाब दिया। कमरे में तो हो ही नहीं सकता, इतनी देर में तो 1 दर्जन शिकायतें आ जाती। उसने वॉश बेसिन पर हाथ मुंह धोते हुए कहा। श्याम सुंदर उठकर कमरे तक गए और बोले, इधर आकर देखो ज़रा। क्षमा ने जाकर देखा। सोनू बड़े मज़े से जीतू की पटरियों वाली ट्रेन चला रहा था और जीतू सोनू का नया हेलीकॉप्टर गोद में लिए चुपचाप उसे देख रहा था। क्षमा, तुमने मार्क किया? मम्मी को गए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और ये लड़का कितना शरीफ बन गया है। क्षमा ने तड़प कर पति को देखा। कैसे बाप हैं ये, बेटे का दर्द नहीं समझते। जिसे वे शराफत समझ रहे हैं वो डर है, मन में छिपी असुरक्षा की भावना है। सोनू जानता है कि आज घर में मम्मी की सत्ता है और इसलिए इतना दिलेर बना हुआ है। उसी तरह जीतू भी जान गया है कि आज घर में उसका सरपरस्त कोई नहीं है। बेचारा बच्चा मम्मी जी के आंचल की छाछ जरा सी हटते ही तपती रेत पर खड़ा हो गया है। क्षमा का मन ममता से भर आया। उसने जीतू को गोद में ले लिया और दुलारते हुए बोली, मिला राजा बेटा भूखा है ना? देखो तो चेहरा कैसा निकल आया है। मम्मी अभी 5 मिनट में अपने बेटे के लिए खाना लगाएगी, ठीक है? फिर कुछ कड़े स्वर में सोनू से कहा, सोनू, तुम ये सारी चीज़ें जगह पर रखने के बाद ही कमरे से बाहर आओगे, समझे? और जाते समय पंखा बंद करना मत भूलना।
दोनों बच्चों ने आंखों में अविश्वास भरकर शमा की ओर देखा। सोनू का चेहरा तमतमा गया था, पर जीतू की आंखों में आश्वस्ति की एक चमक कौंध गई। उसने शमा की गोद में मुंह छिपाकर कांपते स्वर में पूछा, बड़ी मम्मी कब आएगी? दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। और दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तथा परिचितों में शेयर भी कीजिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।